नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो बंगाल विभाजन हुआ उसके विरोध में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो किस तिथि को हुआ। देखिए, प्रश्न को समझना आपको बहुत आवश्यक है, नहीं तो यहां पर जो ऑप्शन में तिथियां दी गई हैं ये आपको गलत करा देंगे प्रश्न। अब जरा इस पूरे सिनेरियो को समझिए। पहली बात हम लोग चर्चा करेंगे बंगाल विभाजन की, और उसके बाद हम लोग आएंगे कि उसके विरोध में कौन सा आंदोलन और कब प्रारंभ हुआ। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को, किस तिथि को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। क्लियर है? तो यहां पर जो विकल्प ए में लिखा हुआ है 20 जुलाई 1905, इस तिथि को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। और जब बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया के अनुसार इसका विरोध होना था, और इसीलिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई, और इसी बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। साथ ही साथ बहिष्कार प्रस्ताव को भी पारित किया गया। तो अब स्पष्ट हो गया कि जो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था इसका प्रारंभ किस तिथि को हुआ। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। क्लियर हो गया? किस तिथि को? 7 अगस्त 1905 को। अभी हमने आपको बताया कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसका मतलब है कि ये दोनों बातें बंगाल विभाजन के विरोध से संबंधित हैं। अब ये जो विकल्प सी में एक तीसरी डेट दी गई है 16 अक्टूबर 1905। देखिए, 16 अक्टूबर 1905 से ये बंगाल विभाजन लागू हुआ। क्लियर है? यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन किस तिथि से लागू हुआ तो आपका जवाब होगा 16 अक्टूबर 1905। अगर मैं क्रम बता दूं तो 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। उसके प्रतिक्रिया में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, और उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। क्लियर है? अब तो आपको इससे संदर्भित कोई कंफ्यूजन नहीं, और अब ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और जरा याद रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया कि 16 अक्टूबर 1905 से ये बंगाल विभाजन लागू हुआ, तो इसी तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्लियर है? यानी जिस तिथि को बंगाल विभाजन लागू हुआ यानी 16 अक्टूबर 1905 को, उस तिथि को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर इस तिथि को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। अब तो आपको ये पूरी बात स्पष्ट हो गई ना कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, और ये स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उस समय वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा, जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ उस समय वायसराय कर्जन था। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ, और ये जो लॉर्ड कर्जन था इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1899 से 1905 तक। क्लियर? और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। देखिए, ये जो चर्चा हो रही है कि बंगाल विभाजन हुआ, जरा इसको समझ लीजिए कि ये किस तरह का विभाजन था, ताकि आप उस समय की स्थिति को और आज की स्थिति को जरा कंपेयर कर सकें। देखिए, उस समय जो बंगाल का एरिया था, इस एरिया में पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कुछ हिस्सा असम, ये सारे हिस्से उस समय एक थे। और ये जो बंगाल विभाजन हुआ इसमें 2 तरह का विभाजन है, एक पूर्वी बंगाल के रूप में और दूसरा है पश्चिमी बंगाल के रूप में। क्लियर है? ये जो आपका पूर्वी बंगाल बना था, इस पूर्वी बंगाल में तो पूर्वी क्षेत्र बंगाल का, और इसमें असम का भी क्षेत्र शामिल था, और जो पश्चिमी बंगाल बना उसमें बाकी बंगाल का हिस्सा, साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा, ये इसमें शामिल थे पश्चिमी बंगाल में। दूसरी बात कि जो पूर्वी बंगाल था इसकी राजधानी जो बनाई गई वो ढाका, और जो पश्चिमी बंगाल बना उसकी राजधानी बनाई गई कलकत्ता। क्लियर? और जो यहां पर तीसरी महत्वपूर्ण बात है, देखिए अगर आप बंगाल विभाजन को देखेंगे तो एक बात आपको स्पष्ट हो जाएगी कि जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार मिला, उसकी पृष्ठभूमि यहां पर लिख दी गई थी। कैसे? देखिए, जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा है ये मुस्लिम बाहुल्य था, और जो आपका पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था ये हिंदू बाहुल्य था। हो ये रहा था कि 1857 की क्रांति में ब्रिटिश हुकूमत ने यह समझ लिया था कि अगर ये दोनों एक मिलकर लड़ेंगे तो हमको यहां पर शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा, और ये आए दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमको डिस्टर्ब करेंगे।
तो उसका उन्होंने तोड़ ये निकाला कि किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था स्टैब्लिश की जाए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के अंदर टेंशन आए और उस टेंशन का फायदा लेकर दोनों में मध्यस्थता कराई जाए और समयानुसार दोनों में से किसी एक पक्ष का सपोर्ट करते हुए शासन चलाया जाए, जिसको कहा जाता है फूट डालो राज करो। क्लियर है? तो एक आपने साधारण वे में इन सारी परिस्थितियों को देख लिया कि किस प्रकार से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी। क्लियर है? तो यहां पर उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है और मैंने सही समय पर उसका डिवीजन भी करके आपको बताया। जरा इस बात को समझिए, मैंने अभी आपसे कहा कि जो बंगाल का डिवीजन हुआ था वो दो फॉर्मेट में, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। जो आपके इस प्रश्न में ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में नाम दिया गया है सर एंड्रयूज फ्रेजर और वही आंसर भी है, यानी प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प सही होगा कि बंगाल विभाजन के बाद जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? सर एंड्रयूज फ्रेजर। देखिए ये जो एंड्रयूज फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे ये किस क्षेत्र के बने थे? तो याद रखिएगा ये पश्चिमी बंगाल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सर एंड्रयूज फ्रेजर। तो फिर ये स्वाभाविक प्रश्न भी बनता है और हो सकता है भविष्य में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा स्टैब्लिश हुआ था उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? तो याद रखिएगा जो पूर्वी बंगाल बना था जिसकी राजधानी ढाका थी, उस पूर्वी बंगाल के हिस्से का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना ब्लूमफील्ड फुलर। क्या नाम था? ब्लूमफील्ड फुलर। याद रखेंगे, ब्लूमफील्ड फुलर। क्लियर? ये नाम याद रखेंगे पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर का और पश्चिमी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर का सर एंड्रयूज फ्रेजर। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ उस बंगाल विभाजन का जो नेतृत्व कर रहे थे उसमें दो नाम आपको ध्यान रखने होंगे, एक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरा नाम याद रखना होगा कृष्ण कुमार मित्र का। क्लियर है? तो ये दो नाम आप याद रखेंगे। यहां पर विकल्प में आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम दिया गया है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके सहयोगी कृष्ण कुमार मित्र थे। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 6। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था? तो देखिए यहां पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? क्या नाम हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी यहां पर आर.एन. टैगोर। प्रश्न संख्या 6 का यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर यानी आर.एन. टैगोर। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे कुछ इश्यूज को लेकर स्वदेशी आंदोलन और ये जो बहिष्कार प्रस्ताव था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उत्पाद प्रोवाइड किए जाते थे उनका बहिष्कार करने का निर्णय, जिसमें कपड़ों का भी त्याग था, उन सभी बातों को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर का इशू था। लेकिन ऐसा नहीं था कि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल विभाजन से संतुष्ट थे, वो बंगाल विभाजन के खिलाफ थे। और अभी मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से जो दिवस अनाउंस किया गया था वो था राखी दिवस। क्लियर? और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान एक गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। और आप सभी को पता है कि बांग्लादेश जब बना तो वहां का वो राष्ट्रीय गीत भी बना। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये बात भी याद रखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक और पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर यानी आर.एन. टैगोर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यहां पर विकल्प देखते हैं। विकल्प में नाम दिया गया है कृष्ण कुमार मित्र का। तो याद रखेंगे कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सर्वप्रथम सुझाव दिया गया था वो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। और कृष्ण कुमार मित्र ने यह सुझाव अपनी एक पत्रिका संजीवनी के माध्यम से दिया था। तो यहां पर एक बात और याद रखेंगे कि जो कृष्ण कुमार मित्र हैं ये संजीवनी के संपादक थे और ये जो संजीवनी पत्रिका है ये एक बांग्ला पत्रिका थी और इसी में इन्होंने इस बात का सुझाव दिया कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, बी विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। ये आरओ के प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अब इसने प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? जब हमने आपको यह बता दिया कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और मैंने कहा कि इसी बैठक में जो बहिष्कार प्रस्ताव है वो भी पारित हो गया। और बहिष्कार प्रस्ताव का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रिटिश के द्वारा जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है
उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 1905 में। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? और पूरी डेट क्या हो जाएगी? 7 अगस्त 1905। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखिए, पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें पहला विकल्प पढ़िए जरा। लिखा है कि हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। अभी जब मैं इस विभाजन को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपसे एक शब्द कहा था कि इस विभाजन को अगर माइन्यूटली देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक प्रकार की दरार की कोशिश की जा रही थी। और ये डाइवर्जन जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का है, ये होने का ये कारण हो सकता है। लेकिन ये ब्रिटिशर्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर विभाजन का उद्देश्य नहीं बताया गया था। और दूसरी बात, ये कारण हो सकता है, लेकिन यहां पर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यतः, यानी कई कारणों में से जो सबसे बड़ा कारण है उसको आपको फाइंड आउट करना है। कई बार होता क्या है कि अगर हम प्रश्न को ध्यान से न पढ़ें तो प्रश्न में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमको लगता है कि ये प्रश्न का आंसर गलत बताया गया। तो देखिए पहला लिखा है कि हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए ये कारण था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या ये प्रमुख कारण था? आइए अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो ये प्रशासनिक सुविधा की दुहाई तो दी ही जा रही थी, ये भी कारण था। सी विकल्प में लिखा है कि बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, यह सबसे प्रमुख कारण था। अन्य कारणों में से सबसे प्रमुख कारण था कि जो बंगाल में राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा था, उस केंद्र को, उस किले को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किया गया। ये सभी कारणों में से सबसे प्रमुख कारण है। प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और डी विकल्प में जो लिखा है कि बंगाल के विकास के लिए, तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि काफी बहुत बड़ा एरिया है, अगर इसका विभाजन हो और अलग अलग तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके गवर्नेंस को देखेंगे तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण था वो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। देखिए मैंने ये पूरा प्रयास किया कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे भविष्य में कैसे आप सोचें कि वो गलत ना हो। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो स्पष्ट है कि जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का प्रस्ताव था ये 7 अगस्त 1905 को अपनाया गया। और किस लिए अपनाया गया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी, तो इसी के खिलाफ ये दोनों घटनाएं की गई। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सीधा जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो याद रखिएगा ये जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ, यह रद्द हुआ था 1911 में। देखिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, हम लोग आगे उसको और अच्छे से देखेंगे। इस दिल्ली दरबार में ब्रिटिश के जो प्रधान थे जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, ये दोनों लोग आए थे। उसी दौरान इस बात का निर्णय हुआ कि अब बंगाल विभाजन रद्द किया जाए। तो अभी इस बात को समझिए कि बंगाल विभाजन जो है वो 1911 में रद्द हुआ। आज ही की क्लास में आगे ये टॉपिक आएगा बंगाल विभाजन रद्द करने का, यानी दिल्ली दरबार का जो टॉपिक है, तो उसमें हम लोग और इसके एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो यहां पर याद रखेंगे प्रश्न संख्या 11 का आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, ए विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए आप सभी को पता है, पूर्व में भी मैं इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि जो बंगाल विभाजन हो रहा था इसका विस्तार केवल बंगाल तक रखा जाए या बंगाल के बाहर रखा जाए, इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर ही एक मतभेद की स्थिति बन गई थी। और यह मतभेद की स्थिति इस कदर बनी कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस का पहला डिवीजन हो गया। और याद रखिएगा ये जो 1907 में कांग्रेस का डिवीजन हुआ, इसने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला स्वदेशी आंदोलन के ऊपर। क्लियर है? तो मैं चर्चा कर रहा था कि स्वदेशी आंदोलन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कथन में कि क्या वो केवल बंगाल तक सीमित था, तो आपका जवाब होगा नहीं, वो बंगाल के बाहर के क्षेत्रों में भी नेतृत्व उसका दिया गया। जैसे यहां पर मद्रास की बात की जा रही है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदंबरम पिल्लई ने किया। किसने? चिदंबरम पिल्लई ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदंबरम पिल्लई ने किया, सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। देखिए इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का जो दिल्ली में नेतृत्व किया वो किसने किया? तो अब तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा ना कि स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो बाहर भी हो रहा था। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व दिल्ली में कर रहे थे वो कर रहे थे सैयद हैदर रजा। कौन कर रहे थे? सैयद हैदर रजा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें दिल्ली का नेतृत्व जो है सैयद हैदर रजा कर रहे थे। यहां पर विकल्प में कुछ और नाम दिख रहे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व किया था। जैसे विकल्प ए में आप देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक का नाम लिखा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक साहब ने स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व संभाला वो बंबई और पुणे के क्षेत्र में।
कहां पर? बंबई और पुणे के क्षेत्र में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बंबई और पुणे के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन संभाल रहा था, तो आपका जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, और उनके साथ उनकी पुत्री केतकर भी शामिल थे। क्लियर है? विकल्प सी में आप देख रहे हैं लाला लाजपत राय, और विकल्प बी में आप देख रहे हैं अजीत सिंह। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ये पंजाब और उत्तर भारत के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और अभी आपने देख लिया कि सैयद हैदर रजा साहब जो थे वो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और इसके पिछले प्रश्न में आपने देखा था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? चिदम्बरम पिल्लै साहब। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न पूछा गया। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा इस बात को लेकर कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है, मैंने आपसे कहा था कि 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, और ये जब आंदोलन चल रहा था तो उसी दौरान 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन लागू हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और जब शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा था तो लोग जुलूस के फॉर्मेट में अलग अलग झंडों को लेकर सड़क पर उतरे थे और वो वंदे मातरम गीत गाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये जो वंदे मातरम गीत है ये शीर्षक बना था किसका, किस समय? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का ये विकल्प सही हो गया। अब देखिए, मैंने एक फॉर्मेट में आपको बताया, आपको रटना नहीं है। जब ये स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चल रहा था, स्टार्ट हुआ, उसी बीच 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन की पहले घोषणा की गई थी, अब उसको इंप्लीमेंट किया गया। उस दिन शोक दिवस मना, लोग सड़कों पर उतरे और वंदे मातरम गीत गाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस आधार पर आप ये कहेंगे कि वंदे मातरम इस स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बना। मैंने आपको पूर्व में यह भी बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा इस दौरान एक गीत लिखा गया जिसे अमार सोनार बांग्ला कहा गया, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ए विकल्प से हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। और एक बात और याद रखिएगा कि वंदे मातरम इस प्रकार का इसमें गीत बना कि कुछ जगहों पर तो इसे वंदे मातरम आंदोलन भी कहा गया। क्लियर है? ये भी बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन को निरस्त किया था। तो याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल विभाजन 1911 में निरस्त हुआ था, तो उस समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में कथन टाइप का प्रश्न है, और आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला लिखा है कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। तो देखिए यहां पर यह बात सही है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। और अगर आपसे कोई कहे कि एग्जाम्पल दीजिए, तो आप सीधे सीधे सैयद हैदर रजा का एग्जाम्पल दीजिए, जिन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्पष्ट हो गया, सैयद हैदर रजा। बी विकल्प में लिखा है स्त्री के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। तो देखिए स्त्रियों की आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थी, यह भी बात स्पष्ट है। अब ये इस बात का प्रमाण कैसे दिया जाए? तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुणे और मुंबई में आंदोलन चला रहे थे, तो उसमें उनकी पुत्री केतकर भी शामिल थी। क्लियर है? तो ये भी यहां पर सही था। सी विकल्प लिख रहा है कि आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे उसमें शामिल हुए। तो ये बात स्पष्ट है कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें जो बंगाल के किसान थे वो अधिक प्रभावित नहीं हुए। क्लियर? ये बात सही। डी विकल्प में लिख रहा है कि यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो इसको तो आप सीधे सीधे क्रॉस कर देंगे, और इसको क्रॉस आप इस तरह भी कर रहे हैं कि जो अभी आपने विकल्प ए के लिए अपना फैक्ट दिया, सपोर्टिंग फैक्ट दिया, वही विकल्प डी को क्रॉस कर देगा। भाई जब हैदर रजा साहब ने, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है कि बंगाल तक ही केवल स्वदेशी आंदोलन था? तो इसलिए ये गलत हो गया। तो यहां पर प्रश्न संख्या आपका कौन सा है? 16 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखेंगे ये बंगाल तक सीमित नहीं था स्वदेशी आंदोलन। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े हुए थे किस आंदोलन से? इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविंसन, ये जुड़े हुए थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, और इन्होंने इस बात को लेकर कई पत्रिकाओं में, समाचार पत्र में इसको लेकर रिपोर्टिंग भी की थी। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो ग्लासगो हेराल्ड में, डेली क्रॉनिकल में, या मैनचेस्टर गार्जियन में, इन सभी जगहों पर इन्होंने रिपोर्टिंग भी की थी। किसने? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन ने। तो याद रखेंगे ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई, ये किसके द्वारा की गई? तो देखिए एक बात तो आपको इसी
क्वेश्चन में ही मिल रहा है कि जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई, किस लिए की गई? भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। और जो इसका फैक्चुअल पॉइंट ये है कि जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, इसकी स्थापना किसने की? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा अवनींद्र नाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, ये जो अवनींद्र नाथ टैगोर साहब थे, इन्होंने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर 1907 में इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। तो यहां पर आपको ईयर भी याद रखना है, 1907 में। और किसके द्वारा की गई? अवनींद्र नाथ टैगोर और उनके बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। क्लियर? और किस लिए? तो जो प्राच्य कला मूल्य थे उनको पुनर्जीवित किया जाए, यानी जो प्राच्य कला मतलब प्राचीन कला जो परंपराएं थी उनको फिर से रीस्टैब्लिश किया जाए, और जो आधुनिक भारतीय कला है उसकी नई चेतना जागृत की जाए। इस मूल उद्देश्य के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अवनींद्र नाथ टैगोर और उनके बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, यहां पहले में लिख रहा है कि लियाकत हुसैन ने बारीसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। कहने का मतलब यह है कि इस कथन में कहा जा रहा है कि जो बारीसाल के मुस्लिम थे, उन वहां पर जो उनके द्वारा किसान आंदोलन किया गया, उसमें नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा, उसका नेतृत्व लियाकत हुसैन ने नहीं किया था। ये पहला ही स्टेटमेंट आपका आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। लियाकत हुसैन ने इसमें आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि इस बारीसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो अश्विनी कुमार दत्त ने किया। किसने किया? अश्विनी कुमार दत्त ने। ये फैक्ट बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये प्रश्न पूछ लिया गया, भले ही स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है, तो आप विश्वास मानिए कि हो सकता है कि कल को ये बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न के फॉर्मेट में पूछ लिया जाए कि बारीसाल के मुस्लिम किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए अश्विनी कुमार दत्त ने। क्लियर? तो यहां आंसर तो मिल गया कि पहला स्टेटमेंट गलत है। अब जरा अन्य स्टेटमेंट को भी देख लीजिए, क्योंकि किस स्टेटमेंट से सीधा प्रश्न बन जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले स्टेटमेंट बी में कह रहा है कि 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। तो ये बात सही है। तो याद रखेंगे, 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। सी विकल्प देखिए, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना जो है 1906 में हुई, और इसके प्राचार्य कौन थे? प्रधानाचार्य कौन थे? अरबिंदो घोष। तो याद रखेंगे, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1906 में, और इसके प्रधानाचार्य कौन थे? अरबिंदो घोष। और डी विकल्प में कहा जा रहा है कि टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। क्लियर? यानी टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया। ठीक है, यानी अपनी शक्ति को एस्टैब्लिश किया जाए, अपने आप को इतना मजबूत किया जाए, और ये करने से क्या होगा? गांव की जो सामाजिक के साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने इन सभी स्टेटमेंट को देखा। यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा विकल्प ए सही हो जाएगा। बारीसाल मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अगला देखिए, ये भी स्टेटमेंट टाइप का है, और इस स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में आपको कथनों की विवेचना करनी है, और जो कथन आपको सही मिले उसको आपको फाइंड आउट करना है। पहला कह रहा है कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। तो बिल्कुल सही है। अगर स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ आप देखेंगे कि जो बहिष्कार प्रस्ताव था उसमें यही तो था कि विदेशी वस्तुओं की, जो ब्रिटिशर्स की विदेशी वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार किया जाए, और जो लोकल लेवल पे उत्पादन हो रहा है कुटीर उद्योग के माध्यम से उसको प्रमोट किया जाए। तो अगर ऐसा कोई आंदोलन चलेगा तो निश्चित तौर पर जो देसी शिल्पकार हैं उनके कौशल के साथ साथ उनके उद्योग में भी एक बदलाव देखने को मिलेगा, और ये बदलाव कैसा होगा? सकारात्मक होगा, और उनको एक नई आशा मिली। इसीलिए यहां कहा गया कि पुनर्जीवित हुए। ठीक है, और उस समय तो एक रिपोर्ट भी छपी थी कि कलकत्ता के जो कस्टम हाउस है उसने ये कहा कि जो सूती वस्त्रों का विदेशों से आयात होता था उसमें भारी कमी आई है। साथ ही साथ जो जूता चप्पल या अन्य हथकरघा से संबंधित जो भी सामान आते थे वो उनमें भारी कमी आई। इसका मतलब है कि भाई वो डिमांड तो फुलफिल हो रही होगी ना, वो लोकल लेवल के प्रोडक्शन से डिमांड फुलफिल हो रही थी। इतनी आपको इसके सपोर्टिंग में जो बातें कही गई वो बात इस बात से साबित हो रही है कि देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित किया इस स्वदेशी आंदोलन ने। अगला कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ये भी बात यहां पर पूर्णतः सत्य है। याद रखिएगा, इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। ठीक है, तो आप इसको इस स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख घटक के रूप में देख सकते हैं। और ये जो 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? अगर मान लीजिए इससे संबंधित प्रश्न पूछ ले तो इसका उद्देश्य था साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, इस तरह के जो स्वदेशी निर्णय है उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा का योगदान हो उस पर एक बल मिल सके। क्लियर? तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न संख्या 20 में दोनों ऑप्शन सही है, तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहां पर सी विकल्प आपका आंसर होगा। इस प्रकार ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं।
अगला टॉपिक है कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। मैंने आपसे कहा था कि इसमें कांग्रेस अधिवेशन को आगे कई पार्ट में, छोटे-छोटे पार्ट में बाँटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन जो हुआ था, उसके संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसकी तो पूर्व में चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो 1905 का कहाँ का अधिवेशन था? बनारस अधिवेशन। तो याद रखेंगे 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिए क्या सोच समझकर इस बनारस अधिवेशन को बंगाल विभाजन के बाद रखा गया, तो उसके पीछे उद्देश्य था। ये जो 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, इसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। क्लियर है? तो अगर आपसे यह प्रश्न बने कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किसमें हुआ, तो 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? अब देखिए 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, अगर आपने पूर्व में जो कांग्रेस अधिवेशन को अच्छे से कवर किया है, तो याद करिए उसमें जब दादा भाई नौरोजी का दूसरे अधिवेशन की चर्चा हो रही थी, यानी 1886 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ, तो वो मैंने बताया था उस समय कि दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक आपका 1886, दूसरा है 1893 और तीसरा है 1906। तो स्पष्ट हो गया कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी। तो नोट कर लीजिएगा 1886, मैं लिख दे रहा हूं 1886, दूसरा है 1893 और तीसरा है 1906। इन तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग का जो स्वरूप है वो सर्वप्रथम किसमें रखा गया? तो याद रखिएगा ये जो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के तौर पर रखा, ये रखा दादा भाई नौरोजी ने। देखिए जब 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, तो अभी आपने जाना कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने मंच से स्वराज की मांग की, और ये पहली बार हुआ, इसीलिए मंच से स्वराज की मांग करने का जो पहला बार श्रेय जाता है वो किसको जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम रखा था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और कहाँ रखा था? तो 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता भी वो स्वयं दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। क्लियर है? अब यहां पर जब दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग रखा, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो याद रखिएगा इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है अरुंडेल समिति। क्या नाम है? अरुंडेल समिति। मैं लिख देता हूं अरुंडेल समिति। याद रखिएगा ये जो अरुंडेल थे, इन्हीं के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया, इसीलिए समिति का नाम पड़ गया अरुंडेल समिति। और ये जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा जो ये अरुंडेल समिति बनी, ये किस वायसराय के समय? तो मिंटो दुती के समय में। किसके समय? मिंटो दुती। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस समिति के बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इस समिति के बनाने का उद्देश्य 1906 में ये बनी, 1906 में। तो इस समिति के बनाने का जो उद्देश्य था कि राजनीतिक सुधारों के विषय में अपनी सलाह देने। भाई जब दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की, तो इन सारे सिनेरियो को देखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक समिति बनाई, अरुंडेल समिति। और इस अरुंडेल समिति को बनाने के पीछे उद्देश्य था कि जो राजनीतिक सुधार हैं उन पर यह समिति सुझाव देगी। अब यह प्रश्न उठता है कि अरुंडेल समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिया? तो जो सबसे प्रमुख अपना रिकमेंडेशन दिया अरुंडेल समिति ने, वो कहा कि जो बंगाल विभाजन है उसको पुनः संयुक्त कर देना चाहिए। इस पर उन्होंने विशेष बल दिया था। ठीक है, तो ये पूरी बात याद रखेंगे, तो हो सकता है कि कभी आपसे ये अरुंडेल समिति पूछ ली जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहा जाता है भारत के वयोवृद्ध पुरुष। तो हिंदी में लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा भारत के वयोवृद्ध पुरुष, और उसका इंग्लिश वर्जन अगर देवनागरी लिपि में लिखेगा तो लिखेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्लियर? और सीधे आप किससे कोरिलेट करेंगे? दादा भाई नौरोजी साहब से। तो प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प आपका आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चले। दिया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए दादा भाई नौरोजी ही थे। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया, वो पहले भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल से, जो फिन्सबरी से ब्रिटिश हाउस के वो हाउस ऑफ कॉमन्स बने। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो याद रखेंगे एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो दादा भाई नौरोजी 1892 में, मैं लिख देता हूं 1892 में, याद रखेंगे 1892 में उदारवादी दल से, दल भी पूछा जाता है, उदारवादी दल से वो फिन्सबरी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। क्लियर है?
याद रखिएगा। और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित है। तो इसकी तो कई चर्चा हो चुकी है कि जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 था उसमें उदारवादी और उग्रवादियों में दो डिवीजन हुआ, तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा जो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। क्लियर? अब देखिए ये भी बात जरा यहां पर इस चर्चा को ले लीजिए कि ये जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था इसमें अध्यक्ष बनाने को लेकर भी बहुत बवाल हुआ। इसमें जो चरमपंथी विचारधारा के नेता थे लाला लाजपत राय वो अध्यक्ष बनना चाहते थे और वहीं उदारवादी खेमे से रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनना चाहते थे। और इन दोनों लोगों के मतभेद में एट लास्ट ये डिसाइड हुआ कि 1907 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? रास बिहारी घोष। तो याद रखेंगे रास बिहारी घोष। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की, जिनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरबी घोष। तो यहां पर डी विकल्प आपका सही होगा। रास बिहारी घोष का जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा वो आरबी घोष, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, किस बात को लेकर? तो देखिए अभी बात हुई ना कि जो कांग्रेस का विभाजन प्रक्रिया किस आधार पे, तो देखिए यहां पहला लिखा है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। तो ये बात सही है कि कांग्रेस की जो आंदोलन रणनीति थी वो किस प्रकार से बने, वो एग्रेसिव विचारधारा को प्रमुखता से रखे या एक उदारवादी दृष्टिकोण के साथ, लिबरल थिंकिंग के साथ वो आगे बढ़े। तो इन बातों को लेकर कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो रहा था। आपने कई उदाहरण देखे, जैसे तिलक साहब ने कहा ये तो याचना के करके अपनी बातों को मनवाते हैं। क्लियर? याचना प्रार्थना वाली इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कहा तिलक साहब ने। तो इस तरह के कई मतभेद दिख रहे थे, तो ये बात तो सही है। दूसरा कहा कि कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, इसको भी लेकर मतभेद था। और तीसरा कहा कि कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो ये यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सूरत में फूट कब हुई। तो यहां पर सी विकल्प से जाएगा 1907 और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष का शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? आरबी घोष। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया। अब देखिए सूरत विभाजन के अगर नेतृत्व की आप बात करेंगे तो सूरत विभाजन का जो नेतृत्व किया था वो किया था किसने? तिलक साहब ने। अब जब तिलक साहब नेतृत्व करेंगे तो किस दल का करेंगे? गरम दल का। तो याद रखिएगा सूरत विभाजन में जो गरम दल का नेतृत्व है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सही नहीं है। पहला कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक को लिखा था। तो ये तो स्टेटमेंट सही है कि जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ये किससे संबंधित है? दादा भाई नौरोजी से। बी स्टेटमेंट में कह रहा है कि उन्होंने गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन में कार्य किया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन में कार्य किया था। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव डाली। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि दादा भाई नौरोजी ने बंबई में महिला शिक्षा के क्षेत्र में कई इनिशिएटिव लिए। और डी विकल्प में कह रहा है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए। देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट में धीरे से ये पूछ लिया गया फैक्ट, और अगर आपने उस बात को ध्यान रखा होगा तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट मालूम है कि दादा भाई नौरोजी वो पहले भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल से फिन्सबरी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। एक एक बात, एक एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कोई भी बहुत ज्यादा अतिरिक्त फैक्ट बताने की मैं कोशिश नहीं करता हूं। मुझे पता है कि जितना कम वर्डन डाला जाए उतना अच्छा है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्या छोड़ा जाए इस पर ज्यादा फोकस हो, क्योंकि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें और इतना पढ़ लें कि वो लास्ट तक याद ही ना रहे, बोझ बन जाए, तो क्या मतलब है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि वो उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। क्लियर है? अगला देखिए तो यहां पर वो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि दादा भाई नौरोजी के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, वो उदारवादी से ही कैंडिडेट थे। और कहां से? फिन्सबरी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब फिर उनको पूछ रहे हैं। पहला लिखा हुआ है कि वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो ये बात सही है
कि दादा भाई नौरोजी वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई से गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। अगला करा है कि 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। तो देखिए मैंने वहां पे ईयर भी आपको बताया था ना, 1892 से 1892 में दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल से फिन्सबरी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। अगला देखिए पूछ रहा है सी में कि उन्होंने गुजराती पत्रिका रास्त गोफ्तार को आरंभ किया था। ये भी सही है। याद करिए जब इनकी पत्रिकाओं और जो अखबार था उस पर चर्चा हो रही थी तो वहां मैंने इस बात को कोरिलेट किया था कि जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गोफ्तार का आरंभ किया था। क्लियर है? तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा, रास्त गोफ्तार का आरंभ जो कि गुजराती पत्रिका थी दादा भाई नौरोजी। अगला करा कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। गलत हो गया। अब आप ये बताइए कि जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है ऐसा कौन सा ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है जो नहीं हो पा रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये सब कुछ है, लेकिन मैं ये जरूर कर रहा हूं और जिम्मेदारी से कर रहा हूं कि ये बहुत कुछ है और पर्याप्त भी है। इसमें बहुत थोड़े बोड़े और बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। मैंने आपको ईयर भी लिखवा दिया, 1886, 1893 और 1906 का। क्लियर है? अगला देखिए, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विकल्प से हो जाएगा। ये यहां पर स्टेटमेंट सही नहीं है। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ उसका मुख्य कारण क्या है। देखिए कई कारण हो सकते हैं लेकिन उसमें मुख्य कारण क्या है ये फाइंड आउट करना है। पहला लिखा है कि लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। बी विकल्प में लिखा है कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, यही मुख्य कारण था। यानी यहां पर जो नरमपंथी और चरमपंथी 2 विचारधाराओं के लोग थे उनमें आपसी अविश्वास था। उनको लगता था कि उनका तरीका गलत है, उनको लगता था इनका तरीका गलत है। वो सही से बात नहीं रख पाते हैं, वो याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमको एग्रेसिव तरीके से अपनी बात को करना चाहिए। वहीं पर जो नरमपंथी थे वो कहते थे कि बात को एक संवैधानिक तौर पे वैधानिक तरीके से रखनी चाहिए। तो इन बातों को लेकर जो आपसी मतभेद थे, और मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि सूरत अधिवेशन में चरमपंथी दल के नेता लाला लाजपत राय अध्यक्षता करना चाहते थे और वहीं उदारवादी नेता जो रास बिहारी घोष थे वो अध्यक्षता करना चाहते थे। इसको भी लेकर मतभेद था। तो कई कारणों में से आप इस कारण को बिल्कुल प्रमुख कारण मान सकते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में। और ये बातें सही हैं कि इस विभाजन के पीछे ये भी रीजन था कि जो बंग भंग आंदोलन के विरोध में जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं उनको बंगाल के बाहर भी ले चलें या बंगाल के अंदर रखें। इन सभी कारणों में से यहां पर जो मेंशन कारण है उसमें ये बी विकल्प सबसे प्रमुख। अगला देखिए प्रश्न संख्या, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहां पर अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का जो गठन 1906 है, इससे संबंधित अब ये प्रश्न यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो यहां पर याद रखिएगा इस प्रश्न को आप देखेंगे तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया और कई में अलग अलग नाम दिए गए। तो जरा यहां पर यह समझिएगा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जा रही है, इसमें अगर हम नामों की चर्चा करें तो 3 नाम ऐसे हैं जो आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं अलग अलग जगहों पर। जैसे एक नाम है सलीमुल्लाह खां का जो कि यहां पर डी विकल्प में दिया गया है, एक नाम है आगा खां का जो यहां पर सी विकल्प में दिया गया है, और एक नाम है मोहसिन उल मुल्क का। ठीक है, इन 3 नामों में से अलग अलग जगहों पर नाम दिए जाते हैं। इस प्रश्न संख्या 1 में आपको नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों लोगों का नाम दिया गया है। क्लियर? देखिए ये जो सलीमुल्लाह खां है, ये नवाब सलीमुल्लाह खां कहां के नवाब थे? ढाका के। और लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से इसी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने बंगाल विभाजन के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। क्लियर है? और इन गतिविधियों की ही पृष्ठभूमि में ढाका में एक बैठक आयोजित हुई और इसी बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक राजनीतिक संस्था की स्थापना का निर्णय किया गया। क्लियर है? तो इसीलिए इन नामों में आप जो सबसे प्रमुख नाम की वरीयता देंगे वो देंगे नवाब सलीमुल्लाह खां को। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प से हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रश्न पूछा और उसमें नवाब सलीमुल्लाह खान का नाम नहीं है और आगा खां का नाम है, ऐसी कंडीशन में आप आगा खां के नाम को सही टिक करेंगे। क्लियर है? ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई वो कहां पर हुई। तो याद रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कहां पर हुई? ढाका में। अभी मैंने अपने इसी प्रश्न के पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो नवाब सलीमुल्लाह हैं ये कहां के नवाब? ढाका के नवाब। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का आपका डी विकल्प से हो जाएगा। ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो प्रश्न संख्या 2 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का आपका ए विकल्प से हो जाएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। क्लियर? अगला देखिए
प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि 1907 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहां किया गया। तो देखिए अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। उसके बाद जो 1907 में वार्षिक अधिवेशन हुआ ये कहां हुआ था, कराची में हुआ था। ठीक है, देखिए यहां से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा जो 1907 में अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन, वो कहां हुआ था, कराची में हुआ था। तो इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। 1907 की मुस्लिम लीग का आयोजन कराची में हुआ। इसी तरह मान लीजिए अगर 1908 का पूछ लिया जाए कि 1908 में मुस्लिम लीग का कहां हुआ था, तो याद रखेंगे 1908 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा जा रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिलने मुसलमानों का एक शिष्टमंडल गया था। जो ये शिष्टमंडल गया था उसने क्या प्रार्थना की थी मिंटो से। सबसे पहली बात तो ये मिंटो कौन है, तो याद रखिएगा उस समय ये वायसराय थे, क्या नाम था, लॉर्ड मिंटो। तो जब 1906 में मिंटो से मिलने ये लोग शिमला गए तो मुसलमानों की इस शिष्टमंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, आगा खां। ये भी बात याद रखिएगा। आगा खां के नेतृत्व में ये जो मुस्लिम प्रतिनिधियों का मंडल गया इसमें लगभग 35 लोग थे। क्लियर है। और इस समय वो यहाँ के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले और इस मंत्रिमंडल ने कहा कि जो प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकाय हैं उसके निर्वाचन के लिए मुसलमानों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह की मांग रखी इस प्रतिनिधि मंडल ने। तो यहां पर पूछ रहा है कि क्या प्रार्थना की, तो यहां पर देखिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की स्थापना की मांग की। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की और आगे चल के 1909 में इनकी मांग जो है मान भी ली गई। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन में शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। तो याद रखिएगा कि 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा बनी। अच्छा, अगर यहां पर लंदन शाखा के बारे में पूछा जा रहा है तो यह भी प्रश्न तो बनता है कि ये जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था इसका मुख्यालय कहां था। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय लखनऊ में था। कहां था, लखनऊ में। और इसकी अनेक जगहों पर शाखाएं थी, उसमें से एक शाखा 1908 में कहां पर इस्टेब्लिश हुई, लंदन। और इस लंदन जो शाखा है इसके लिए इस शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई, तो याद रखेंगे सैयद अमीर अली के द्वारा। किसके द्वारा, सैयद अमीर अली। देखिए यहां पर विकल्प बी में नाम लिखा है अमीर अली, तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा कि जो मुस्लिम लीग का लंदन शाखा 1908 में स्टैब्लिश हुई, ये स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा कराया गया, अमीर अली के द्वारा। इनका पूरा नाम था सैयद अमीर अली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा था। देखिए मैंने इस पूरी पृष्ठभूमि को जब खींचा था तो मैंने आपसे ये कह दिया था कि ये ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था कि ये दोनों वर्ग अगर एक साथ रहेगा तो हमको चैन से जीने नहीं देगा। मतलब चैन से जीने ना देने का मतलब शासन ठीक से नहीं करने देगा, इतना परेशान करेंगे कि हम इन्हीं को संभालते रह जाएंगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि भैया विभाजन कराओ और जैसा मौका रहे उस वर्ग के साथ अपने आप को अटैच कर लो। तो यहां पर मुस्लिमों के लिए खुश होते हुए उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम खुश और संतुष्ट हैं हमसे तो ब्रिटिश शक्ति कम बचाव होगा। इसका मतलब है कि अगर एक वर्ग हम उसको खुश कर ले गए तो हमेशा हमारे सपोर्ट में बात करेगा, तो हमारी स्थिति ठीक रहेगी। अब जैसे अगर इसका उदाहरण लेना हो तो आप उदाहरण के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व किया। भाई देखिए अगर मान लीजिए कि कोई वर्ग ब्रिटिशर्स के निर्णय के पक्ष में आंदोलन करे तो जो विरोध हो रहा है उसके लिए काउंटर पार्ट हो गया। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा डब्ल्यू हंटर के द्वारा। किसके द्वारा, डब्ल्यू हंटर के द्वारा। तो यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऐसा था कि ये जो डब्ल्यू हंटर है इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है द इंडियन मुसलमान्स। क्या नाम है, द इंडियन मुसलमान्स। ठीक है, उसमें इन्होंने लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन में कहा जा रहा है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। तो ये स्टेटमेंट तो यहां पर बिल्कुल सही है। भाई ये बात तो सही है ना कि जो मुस्लिम लीग थी उसने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य की पूर्ति में लगने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। ये जो मुस्लिम लीग था उनका यह मानना था कि जो मुस्लिम वर्ग वही करे जो हम लोग कहें, हमारे ही कहने पर वो जिसका चाहे उसका सपोर्ट कर दे, जिसका चाहे उसका विरोध कर दे। और ये कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट है इसमें मुस्लिम जनता का कोई पार्टिसिपेशन ना हो, अगर हो तो हमारी इच्छा से हो। और एक बात और याद रखिए, हम लोग मुस्लिम लीग के गठन की बात कर रहे हैं। अगर ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के गठन के पीछे का माइंडसेट क्या था, तो इसके पीछे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण और ये प्रमुख था, चूंकि यहां पर कांग्रेस की भी बात हो रही है।
मुस्लिम वर्ग का ऐसा मानना था कि जब ये कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, तो ये एक हिंदू गठन है, ठीक है, यानी हिंदू वर्ग का एक गठन है, ऐसा मुस्लिम वर्ग का उस समय मानना था। उन्होंने इसके पक्ष में कुछ एविडेंस भी दिए। जैसे उन्होंने कहा कि भाई आपका जो पहला अधिवेशन हुआ बंबई में, उस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि पार्टिसिपेट किए और इसमें 72 में केवल 2 मुसलमान थे। ये कैसा पार्टिसिपेशन है? तो इन सभी उदाहरणों के माध्यम से वो अपने लोगों में इस बात को कहने में सफल रहे एट लास्ट कि ये जो कांग्रेस है ये आपकी आवाज नहीं है, और एट लास्ट 1906 में एक अलग मुस्लिम लीग का गठन हुआ। क्लियर? तो ये बात तो यहां पर बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कारण में कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ऐसा तो था नहीं कि भाई केवल अधिकार ये कह देना कि ऐसा अधिकार केवल मुस्लिम लीग का था कि वही इस बात का निर्णय करेंगे कि मुस्लिम जनता कहां जाएगी, किसके साथ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इस बात से तो सभी लोग सहमत होंगे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का ये पावर नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर एक वर्ग के ऊपर ये अधिकार थोप दे कि जो हम कहेंगे वही तुम करोगे। उनका इच्छा वो कांग्रेस के साथ पार्टिसिपेशन करें, उनकी इच्छा वो आपके साथ पार्टिसिपेशन करें। तो इसलिए यहां पर कारण गलत है, कथन सही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रश्न संख्या 8 में ए सही है, आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। इस आधार पर यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा ये जो अहरार आंदोलन था, इस आंदोलन में जो जिन नेताओं ने शुरू किया उन नेताओं में हकीम अजमल खान का नाम भी शामिल था। तो यहां पर यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। तो यह भी बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब संगठन बना तो उस समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। मैंने आपको बताया था कि ये 1857 में भी इनकी यही स्थिति थी। उस समय तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिस्से के तौर पर शामिल थे। तो ये यहां पर ये स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है सी में कि 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाने के लिए प्रबल विरोध किया था। अब देखिए ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? याद करिए, हमने शायद अपने पहले ही प्रश्न की एक्सप्लेनेशन में इस बात को बताया था जब मुस्लिम लीग के गठन की बात हो रही थी कि करजन की ही प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व किया था। जब ये तथ्य मौजूद हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनने का प्रबल विरोध किया था? इन्होंने तो उस विभाजन के लिए आंदोलन चला दिया उसके पक्ष में। और ये जो मुस्लिम लीग की बात हो रही है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके नाम को कोट कर रहा हूं, सलीमुल्लाह खां के, जो कि ढाका के नवाब थे। और इसी समर्थन आंदोलन के दौरान ही 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक हुई और इसी बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना का निर्णय भी लिया गया। तो इस आधार पर आप यहां पर सी विकल्प को गलत कर देंगे। ये स्टेटमेंट गलत लिखा है। डी में कह रहा है कि मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल ने भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो ये बात सही है कि मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से शामिल थे। क्लियर? ये आप ये बात पूर्व में पढ़ भी चुके हैं। तो यहां पर ये आप देख रहे हैं कि तीसरा जो सी स्टेटमेंट है वो गलत होगा, यही आपका आंसर हो जाए। ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक को देख रहे हैं। अगला टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार। पहला लिखा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था। तो देखिए ये जो मिंटो थे ये कौन थे? तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये जो मिंटो थे ये वायसराय थे और इनके द्वारा जो मार्ले मिंटो सुधार बिल आया वो किस समय आया था? तो ये 1909 में आया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, 1909 में आया था। देखिए जो मार्ले मिंटो सुधार बिल है ये तो नाम पड़ गया जो उस समय पावर में थे उन लोगों के नाम के आधार पर। एक भारत सचिव मार्ले साहब और मिंटो वायसराय, तो उनके नाम पर पड़ गया कि मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909। लेकिन इसका जो आधिकारिक नाम था वो क्या नाम था? भारत परिषद अधिनियम 1909। याद रखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1909, उसी को मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 है इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं और उसी का इंग्लिश वर्जन ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और इसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो हमने आपको बताया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इस भारत परिषद अधिनियम 1909 अर्थात मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इंडियन काउंसिल एक्ट अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया। क्लियर? बी विकल्प यहां पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वो क्या था।
तो क्या हो जाएगा, जो विभाजन का बीज के तौर पर बोया गया वो क्या था, मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जिसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो यहां पर इस आधार पर आप डी विकल्प को सही कर लेंगे कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों के जो आरक्षण की व्यवस्था की गई 1909 में, वो राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में एक ऐसी घटना है जिसने मतभेद का बीज बोया और अंतोगत्वा वो देश के विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर साबित हुआ। क्लियर? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलना, ये कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक, इसी टॉपिक की मैं वहां पर बात कर रहा था, दिल्ली दरबार, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था वो 1911 में, इसी टॉपिक की मैं बात कर रहा था। ये जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी, आपसे ये पूछ रहा है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प सही हो जाएगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। देखिए, इसका पृष्ठभूमि यह है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। और किसके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 हुआ, तो वो स्वागत होना था इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम और महारानी मैरी का। इन्हीं लोगों के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 हुआ। और इसी दिल्ली दरबार में इस बात पर निर्णय हुआ कि अब दिल्ली राजधानी होगी कलकत्ता की जगह पर। ठीक है, उसके बाद 1911 के बाद 1912 में ये दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी राजधानी। तो ये याद रखेंगे, प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखेंगे, इस पर चर्चा भी हुई है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे जब 1912 में 1 अप्रैल 1912 को राजधानी ट्रांसफर हुई। तो यहां पर जब 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय थे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किसके ऊपर बम फेंका गया। तो देखिए, दिल्ली में राजकीय प्रवेश के अवसर पर एक बम फेंका गया था, किसके ऊपर, इन्हीं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर, जो उस समय क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, यानी जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उन्हीं के ऊपर दिल्ली प्रवेश करते समय बम फेंका गया जब कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। तो देखिए, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका गया, इस पूरे केस का नाम रखा गया दिल्ली षड्यंत्र केस। याद करिए उस पिछली क्लास को जहां पर ये पूरी घटनाओं का एक कालानुक्रम व्यवस्थित करना था। तो उस समय वहां पर इस बात का जिक्र हुआ था कि 1912 में ये दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था। और उस समय मैंने आपको हिंट के तौर पे बताया था कि हार्डिंग द्वितीय के ऊपर ये बम फेंका गया था, इसी को दिल्ली केस षड्यंत्र कहते हैं। देखिए, ये जो दिल्ली केस षड्यंत्र है ये दिसंबर 1912 में हुआ। और ये जो घटना हुई थी इसमें प्रमुख भूमिका जो निभा रहे थे इस कार्य के लिए वो थे रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। यानी इस दिल्ली षड्यंत्र केस में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के ही नेतृत्व में कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंका गया। इसमें जो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल का समर्थन कर रहे थे, उनके नेतृत्व में पार्टिसिपेशन कर रहे थे, उसमें जो प्रमुख नाम था जिनके ऊपर बाद में मुकदमा चलकर उनको फांसी तक हुई, उसमें प्रमुख नाम बसंत विश्वास है, अमीर चंद्र है, अवध बिहारी है और बाल मुकुंद है। ये 4 नाम तो आपको बिल्कुल प्रमुखता से याद रखना होगा इस दिल्ली षड्यंत्र केस में। और किसके नेतृत्व में ये चारों लोग काम कर रहे थे, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि किस क्रांतिकारी को हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। अब देखिए, ये प्रश्न पूछ लिया गया, उसी से संदर्भित है। तो इसमें कौन शामिल नहीं थे, तो देखिए जरा जिन नामों की चर्चा हुई है इसमें अमीर चंद्र, हम लोगों ने पढ़ा है अभी, अमीर चंद्र शामिल थे। भगवती चरण बोहरा, ये नाम नहीं पढ़े हैं, अभी छोड़िए इनको। अगला देखिए, सी विकल्प में बाल मुकुंद, ये भी नाम पढ़ा गया। और अवध बिहारी, ये भी पढ़ा गया। और कौन सा एक नाम छूट रहा है जिन 4 नामों का मैंने जिक्र किया था, बसंत विश्वास। बसंत विश्वास, अमीर चंद्र, अवध बिहारी और बाल मुकुंद, ये 4 लोगों ने रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के नेतृत्व में दिल्ली षड्यंत्र केस में पार्टिसिपेट किया, जिसको हार्डिंग बम कांड भी कहते हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो रास बिहारी बोस थे ये उस समय भाग गए जापान, तो वो इस मुकदमे से बच गए थे। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, जिनकी मेन भूमिका थी वो उस समय जापान निकल लिए तो बच गए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया। अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब दिल्ली दरबार 1911 हुआ तो उसमें एक चीज आपने देख लिया कि ये जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर होगी। साथ ही साथ इस बात का भी डिसीजन हुआ कि बंगाल विभाजन रद्द होगा। तो याद रखेंगे, बंगाल विभाजन रद्द कब, 1911 में। और इसी के साथ साथ जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ
तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर कर एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। वही प्रश्न यहां पर पूछ रहा है कि बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब मिला, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा 1912 में। तो याद रखेंगे बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके और इनको अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। और जब ये डिसाइड तो हुआ 1911 में जब ये लोग आए, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कब हुआ, 12 में, तो वही विकल्प में दिया गया। तो इसलिए आपका विकल्प बी सही हो जाएगा 1912। एक बात और याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, साथ ही साथ असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत के रूप में भी गठन किया गया। यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि असम में सिलहट को मिलाकर एक अलग प्रांत के रूप में गठन किया गया। ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। देखिए इसके बारे में आप बहुत कुछ पहले से जानते भी हैं। इसमें जो तथ्य नए होंगे उन पर ज्यादा फोकस देते हुए हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन को आयोजित किए थे, कहां पर। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, लखनऊ में। तो याद रखिएगा लखनऊ में दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपना अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का आपका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, आपसे पूछा जा रहा है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आप सभी को पता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी किसने, अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। और यहां पर ऑप्शन दिया गया डी विकल्प, एसी मजूमदार। देखिए आयोग में जो लोग ये प्रश्न बनाते हैं वो सोचते हैं कि शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। जब मजूमदार करके एक ही ऑप्शन है और ये मालूम है कि अंबिका चरण मजूमदार है, तो जो अंबिका चरण मजूमदार का नाम याद रखेगा वो उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं कर लेगा। तो ये यहां पर डी विकल्प से हो जाएगा। मैं किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं, अच्छी है, अच्छा प्रयास है कि एक चैलेंज दिया जाए स्कॉलर के सामने, और स्कॉलर की ये प्रतिभा होनी चाहिए कि वो उस चैलेंज को फेस करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करे। यहां पर प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प से हो जाएगा, एसी मजूमदार। इनका पूरा नाम हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार, जिन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो याद रखिएगा ये जो हस्ताक्षर हुआ वो हुआ था कब, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1916 में। ठीक है, तो यहां पर डी विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा इसीलिए लखनऊ को अधिवेशन को मुस्लिम पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा क्योंकि इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहमति बनी थी। तो यहां पर हस्ताक्षर कब हुए, 1916 में। तो प्रश्न संख्या 3 का यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, ये किसने समझौता कराया। तो याद रखिएगा इसमें 2 नाम आपको ध्यान रखना होगा, एक मोहम्मद अली जिन्ना का और दूसरा नाम याद रखना होगा बाल गंगाधर तिलक का। क्लियर है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन 2 लोगों ने कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता कराया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा, बीजी तिलक। बीजी तिलक का पूरा नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों लोगों के पार्टिसिपेशन से कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हुआ। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता कि 1916 के ही इस लखनऊ अधिवेशन में जो नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में समझौता हुआ था वो किसके सहयोग से हुआ था, तब आपका जवाब क्या हो जाता, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की भूमिका थी कि उदारवादियों और अतिवादियों के बीच में समझौता कराया जाए। इसी लखनऊ अधिवेशन में यह समझौता हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे उदारवादी और अतिवादियों के बीच में जो समझौता कराया वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौते में भूमिका थी वो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक की थी। ठीक है, ए विकल्प यहां पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वो किस वर्ष। देखिए ये बहुत बड़ी घटना थी। कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को 1916 में स्वीकार कर लिया। जब आपने इतने बड़े समझौते की तरफ हाथ बढ़ा दिया तब तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता होना ही होना था। यानी जो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 में अंग्रेजों की तरफ से की गई थी ताकि एक फूट की स्थिति हो, उस पर एक सहमति हो गई थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और ये कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया था। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 1916। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम देने वाला निर्णय था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, पहला लिखा है कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। देखिए जिस बात को मैं कह रहा था कि ये बहुत बड़ी घटना है, उसी को देखिए यहां प्रश्न के फॉर्मेट में पूछा गया कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ऐसा कौन सा निर्णय लिया गया जिसका दूरगामी परिणाम, और दूरगामी परिणाम क्या हुआ कि जब आपने इस तरह की मांग को स्वीकार कर लिया तो फिर ये मांग बढ़ती चली जाएगी।
आज पृथक निर्वाचक की मांग हुई, कल को अलग देश करने की मांग हुई और एट लास्ट वो डिवीजन हुआ कंट्री का। तो इसीलिए कहा गया कि लखनऊ अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया गया, उसका दूरगामी परिणाम किस संदर्भ में हो रहा है कि फिर उसका आप लास्ट में देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मांग हुई और एट लास्ट देश की मांग होने लगी। तो ये दूरगामी परिणाम था उसका। तो इसलिए प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प से हो जाएगा। बिल्कुल कहानी के फॉर्मेट में आपको समझना है, तथ्यों को रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है। मतैक्य का मतलब क्या है? ऐसी स्थिति जहां पर इन दोनों पक्षों का मत एक जैसा दिख रहा हो, तो उसको कहते हैं मतैक्य, ठीक है। अब देखिए मतैक्य वाली स्थिति आपको कहां से दिख रही है। कई बार होता क्या है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे भी आपको तथ्यों को निकालना। मान लीजिए कि आपको यह प्रश्न नहीं आता है, मान लेते हैं, तो आप इसको जरा जोड़िए। एक स्थिति बनी थी जब कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि मिलकर आगा खां के नेतृत्व में शिमला गए थे मिंटो से मिलने, और उन्होंने क्या मांग रखी थी कि हमारे लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाए निर्वाचन में। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। उसमें मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई, जिसको लेकर काफी विरोध था। और एट लास्ट जब 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, तो उसमें कांग्रेस ने पहली बार इस पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। तो जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस पृथक निर्वाचक मंडल वाली मांग को स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि दोनों का मत एक जैसा दिख रहा है। तो ये दोनों का मत एक जैसा दिखना कब से शुरू हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन से। तो खोजिए उस ऑप्शन को जो 1916 से स्टार्ट हो रहा हो। तो यहां पर विकल्प बी दिख रहा है। 1916 से 1922 के बीच में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मतैक्य का काल कहा जाता है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। हाँ, अब देखिए चंपारण के किसान, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चंपारण के किसानों की समस्याओं से जो गांधी जी को अवगत कराया गया, वो इसी लखनऊ अधिवेशन 1916 में कराया गया। क्लियर? अब चंपारण किसानों की नील वाली समस्या, तीन कठिया पद्धति, वो आगे जब हम लोग गांधी जी के संदर्भ में देखेंगे कि गांधी जी के युग में क्या क्या आंदोलन चले, कौन कौन से सत्याग्रह चले, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। यहां पर बस इतना जान लीजिए कि जो चंपारण के किसान थे, उनको नील की खेती करने के लिए तीन कठिया पद्धति थी, उसी का विरोध कर रहे थे ये किसान, और ये किसानों की समस्या थी। और लखनऊ अधिवेशन में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। इन्हीं राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं के बारे में बताया था। ठीक है, तो किस अधिवेशन में बताया? लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के मुख्य शिल्पी कौन है। देखिए अभी पीछे प्रश्न पूछा था कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, उसमें मुख्य शिल्पी कौन थे, तो आपने कहा मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। यहां पर पूछा जा रहा है अतिवादियों और उदारवादियों के बीच, तो वहां पर मैंने कोरिलेट कराया था, कौन से नाम थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर इनमें से जो नाम दिया गया वो एनी बेसेंट का दिया गया है, तो इसलिए ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट। अगले टॉपिक की तरफ चलिए। अगला जो टॉपिक है वो है होम रूल लीग आंदोलन। देखिए जो होम रूल लीग आंदोलन है, इसमें एक शब्द लिखा हुआ होम रूल। इस होम रूल का मतलब क्या होता है? तो देखिए याद रखिएगा, होम रूल का मतलब ऐसी स्थिति जिसमें किसी देश पर शासन वहां के ही किसी स्थानीय नागरिक के द्वारा चलाया जाता हो, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं होम रूल। यानी होम रूल एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश पर जो शासन चलाने वाला व्यक्ति है वो वहीं का एक स्थायी नागरिक हो और उसके द्वारा वहां की गवर्नमेंट चलाई जा रही है, तो उसको कहते हैं होम रूल। इसी को लेकर एक आंदोलन चल रहा था जिसको कहा गया होम रूल लीग आंदोलन। पहले प्रश्न को जरा देखिए, पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। अब देखिए ये भी प्रश्न आपको ध्यान से समझना होगा। यहां पर आपसे होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर यह पूछा जाता कि जो होम रूल लीग का आरंभ कब किसने किया, तो वो प्रश्न अलग होता। यहां पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन को सर्वप्रथम किसने चलाया, तो याद रखिएगा भारत में जो होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम चलाया वो एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। किसने? एनी बेसेंट ने। तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि होम रूल लीग की स्थापना किसने सर्वप्रथम की थी, तब आपका जवाब हो जाता तिलक जी। याद रखिएगा, थोड़ा सा अगर आपने गड़बड़ किया प्रश्न पढ़ने में, जल्दीबाजी की, तो वही मैटर गड़बड़ हो जाएगा। और वहां पर या तो गड़बड़ हो जाएगा या तो आप इस दुविधा में खड़े हो जाए, गड़बड़ ही हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि तिलक जी का भी नाम दिया है और सर्वप्रथम पूछा। तो आपको इतना तो मालूम है कि होम रूल लीग की स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में तिलक जी के नेतृत्व में, और जो सितंबर 1916 में होम रूल लीग बना वो किसके? एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो तिलक जी के नेतृत्व में अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में, तो आप कहेंगे सर्वप्रथम तो तिलक का ही है, तो तुरंत आप तिलक टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है होम रूल लीग आंदोलन,
तो इसलिए याद रखिए यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प से हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन को जो सर्वप्रथम प्रारंभ किया वो एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। देखिए होम रूल लीग को प्रारंभ करने के पीछे एनी बेसेंट के कुछ कारण थे। ये जो एनी बेसेंट थी ये बेसिकली रहने वाली थी आयरलैंड की। भारत आने जाने से यहाँ की उस संस्कृति से यहाँ से उनका एक अलग लगाव हुआ और वो यहीं पर रहने लगी और एक संवैधानिक तरीके से यहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म हो उसको लेकर ये आंदोलन में सपोर्ट करने लगी। आप पहले ये पढ़ चुके हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास में बना, लास्ट में उसको इन्होंने हैंडल किया और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सक्सेस के पीछे भारत में जो महत्वपूर्ण नाम है वो एनी बेसेंट का ही है। तो मैं बोल रहा था कि ये जो एनी बेसेंट है ये आयरलैंड की रहने वाली महिला थी और उस समय आयरलैंड में एक आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में? रेडमांड के। और ये जो रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई आयरलैंड में, इसमें वो शांति तरीके से वैधानिक रूप से आयरलैंड के लिए स्वशासन की मांग चाहते थे। ठीक है, तो उसी से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने यहां पर होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो ये पूरी इसका बैकग्राउंड था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ किए गए थे, किसके नेतृत्व में? तो अभी चर्चा हुई, एक होम रूल लीग फॉर्म हुआ था तिलक साहब के नेतृत्व में जो कि अप्रैल 1916 में हुआ था। क्लियर है? और दूसरा हुआ था एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो कि सितंबर 1916 में फॉर्म हुआ था। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, तिलक और एनी बेसेंट। याद रखिएगा अप्रैल में तिलक साहब का और एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में। देखिए जो तिलक साहब के नेतृत्व में जो होम रूल लीग बना उसका मुख्यालय कहां था? पुणे में। और जो एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई उसका मुख्यालय था मद्रास में। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये स्थापना का जो मुख्य कारण क्या था? तो स्थापना का ये पूरा मुख्य कारण था कि एक संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन हुए उसमें भारत में सबसे लोकप्रिय आंदोलन कौन था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ? तो देखिए यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा, होम रूल आंदोलन। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। आप ड्यूरेशन से भी मैच कर ले जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4 और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो देखिए यहां पर बाल गंगाधर तिलक इनके नेतृत्व में तो होम रूल की स्थापना हुई थी और अप्रैल 1916 में हुई। एनी बेसेंट इनके नेतृत्व में भी स्थापना हुई सितंबर 1916 में। सुब्रमण्यम अय्यर इनका भी संबंध होम रूल लीग से था। डी विकल्प में लिखा है टी.एस. अलकाट। देखिए अभी मैंने जिक्र किया था आपसे ना थियोसॉफिकल सोसाइटी की, और मैंने आपसे कहा था कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसका एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास में था जिससे बाद में एनी बेसेंट जुड़ी थी। इसकी स्थापना को लेकर पूर्व में चर्चा हो चुकी है। हमने आपको यह बताया था कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम ब्लाउत्स्की के द्वारा किया गया था। और ये जो मैडम ब्लाउत्स्की थी ये यूक्रेनी महिला थी और ये जो मैडम ब्लाउत्स्की के साथ और लोग शामिल थे उसमें कर्नल अलकाट का नाम भी हमने आपको बताया था और उसी टी.एस. अलकाट का नाम यहां पर दिया है। तो ये जो टी.एस. अलकाट हैं इनका संबंध होम रूल लीग से नहीं था, इनका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न संख्या 4 का यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। टी.एस. अलकाट का संबंध होम रूल से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? देखिए ये जो स्वराज सभा के रखने का जो पीछे है जिक्र हुआ ये कि अप्रैल 1920 का समय था। एक अखिल भारतीय होम रूल लीग में महात्मा गांधी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था ये 1920 में नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा है? तो देखिए इसमें अभी कुछ चर्चा हुई थी। अब देखिए 3 नाम की चर्चा तो अभी पिछले ही प्रश्न में हुई। एक तो सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे, एनी बेसेंट ने तो सितंबर 1916 इन्हीं के नेतृत्व में हुआ, मद्रास मुख्यालय था। बीजी तिलक अप्रैल 1916 में इन्हीं के नेतृत्व में, मुख्यालय पुणे था। तो यानी ये 3 नाम तो संबंधित है। यहाँ पर सी.आर. दास का नाम जो है ये आपका होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? अब देखिए उस प्रश्न को किस हद तक घुमाया गया। पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक जो थे उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। अब देखिए ये जो होम रूल लीग की स्थापना हो चाहे होम रूल लीग आंदोलन चलाना हो, इनसे संबंधित जो लोग थे उन नामों को अगर आप रिकॉल करेंगे तो उसमें आप मोटे मोटे तौर पर एनी बेसेंट
और आपको बाल गंगाधर तिलक का नाम याद होगा। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का अभी आपने कहां पर इन्वॉल्वेशन देखा था? तो अभी आपने देखा कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें अतिवादियों और उग्रवादियों को, जो उदारवादी और अतिवादियों को जो मिलाने का काम किया गया, वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। वहीं पर मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, उसमें भी तिलक जी की पार्टिसिपेशन था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका योगदान किसमें था? कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपको चीजें मालूम है, आप उसको कोरिलेट कर चुके हैं, तो कैसे प्रश्न गलत हो जाएगा? तो इसलिए प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प सही हो जाएगा कि होम रूल समर्थक ने अपनी राजनीतिक शक्ति का जो सफलतापूर्वक समर्थन किया, प्रदर्शन किया, वो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया। अगर मान लीजिए चीजें को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उनको एलेबोरेट नहीं किया जाता, तो ये रटते ना कि होम रूल समर्थक 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि मतलब आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो होम रूल आंदोलन है, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ है, ऐसा क्यों? तो जरा इसको समझिए। इसमें पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक नई ठोस योजना रखी थी। तो ये पहला स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब जरा इसके सपोर्ट में देखिए कि कैसे इसने स्वशासन की ठोस योजना रखी। मैंने शुरुआत की थी होम रूल के अर्थ से, और मैंने आपसे कहा था कि होम रूल एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश पर शासन वहां की स्थायी नागरिक द्वारा चलाया जाए। इसका अगर पूरा सेंटेंस का अगर एक शब्द में अर्थ निकालना हो तो इसका मतलब है कि स्वशासन की बात हो रही है, यानी सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है। और इसको मैंने लिंक किया था आयरलैंड में जो रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जहां पर शांति और वैधानिक तरीके से आयरलैंड में स्वशासन की बात कही जा रही थी, उसी से प्रेरित होकर यह था। तो यहां पर क्या होगा, सीधे सीधे देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई, किसके द्वारा? होम रूल आंदोलन के द्वारा। और इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्लियर? तो यहां पर ए विकल्प सही है। जैसे आप ये देखेंगे पूरी कहानी आपके दिमाग में आने लगेगी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। यहां पर एनी बेसेंट के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और उसमें से आपको जो सही कथन है उसको फाइंड आउट करना है। पहला कह रहा है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है, ये तो अभी पहले प्रश्न में पूछा गया था। दूसरा कह रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तो देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। देखिए कैसे पूछ दिया धीरे से। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका का मतलब कि उन्होंने स्थापना की थी? नहीं, स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम ब्लॉट्स्की ने किया था और उसमें उनका समर्थन किया था कर्नल अलकाट ने। एनी बेसेंट तो जो थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास में खुला था भारत में, उसमें वो जुड़ी बाद में, और उन्होंने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के सक्सेस के लिए काम किया। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर ये दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा रही, तो ये बात सही है। और जो कांग्रेस का अधिवेशन आपने पढ़ा था उसमें इस बात को भी आपने पढ़ा था कि एनी बेसेंट वो पहली महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्लियर है? और कहां के अधिवेशन में? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर सी विकल्प सही हो गया। यहां पर देखिए ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे। कई छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करा दिया गया है। अगला जो आपका टॉपिक शुरू होगा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिसमें आप गांधी जी और उनके द्वारा जो प्रारंभिक आंदोलन चलाए गए उसके संदर्भ से जुड़े प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये पूरा प्रयास होगा कि एक संक्षिप्त चर्चा भी उसमें शामिल करते हुए इस पूरे गांधी जी के जो आंदोलन थे उस पर केंद्रित किया जाए उसे। तो कल की क्लास में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।